अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बहुत बहुत खुशामदीद आज की रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तारी की ट्रांसमिशन में। इफ्तार के लिए अभी तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त पड़ा है और उसके दौरान में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के आज के जो मौजू होंगे वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं अक्सर एक नात सुना करता हूँ, मैंने आपको भी सुनाई कि करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इसको सुनने के बाद इसके अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए और इस मोहब्बत और इसके अंदर जो बहती हुई चाशनी है उस पर ज़रा गौर फरमाइए। कैसे अल्फाज, कितने खूबसूरत अल्फाज, कैसे ज़बरदस्त इसमें कलमात कहे गए हैं। तुझसे दुआ मांगता हूँ। ये दुआएं होती क्या हैं, दुआएं बनती कैसे हैं, दुआएं कबूल कैसे होती हैं, दुआएं किस तरह से अर्श को चीर कर गुजरती हैं, ये कल के प्रोग्राम में हमने आपको समझाया था। आज हमने जिस मौजू को चुना है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम अपने किसी उन्वान को चुनते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो रिवायती उन्वानात हैं उन पर ना रहा जाए, बल्कि ऐसे उन्वानात जिस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बाकी हैं और जिन पर अभी बहुत सी क्लैरिटीज़ होना बाकी हैं उनको ज़रा क्लियर किया जाए। मिसाल के तौर पर हमने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो चूँकि यकुम मई भी कल गुज़रा और हमने मज़दूरों को बहुत याद किया, तो हमने यही कोशिश की कि आज क्यों ना मेहनत की बात की जाए, मज़दूर की मेहनत की बात की जाए, मज़दूर की मेहनत के मुआवज़े की बात की जाए, उसके लिए क्या हुक्म है। और इसके साथ साथ हमने जोड़ा है कि ये जो मेहनत है और जो इज़्ज़त है और जो शोहरत है, ये तीनों चीज़ें क्या एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं? क्या बहुत मेहनती आदमी बहुत नामवर हो सकता है और बहुत मेहनती आदमी बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार हो सकता है, या कोई इज़्ज़तदार शख्स बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है? ये इस ट्रायंगल को ज़रा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के मुआशरे में कहा यह जाता है कि बग़ैर पैसे के भी शायद काम नहीं चलता और बग़ैर इज़्ज़त के भी काम नहीं चलता। सिर्फ़ इज़्ज़त हो तब भी शायद ज़िंदगी नहीं सही से गुजरती है और सिर्फ़ पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो तो तब भी शायद ज़िंदगी नहीं गुजरती है। तो क्या ये दुरुस्त है? फिर हम कर्ज़ हसना की बात करेंगे कि जब कर्ज़ ले लिया जाए या किसी का मुआवज़ा या मज़दूर की तनख्वाह है या उसका मुआवज़ा है, उसके बारे में अल्लाह करीम के अहकामात क्या हैं। हम किस तरह से अपने आप को तस्कीन में रखें कि हमने हक़ अदा कर दिया, हमने जिस से जो काम लिया और जो तय पाया हमने वो अपना मुआहिदा पूरा कर लिया। इसके ऊपर हमने बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मेरे साथ मेरे मेहमानाने गिरामी होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन्हें। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ बहुत ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल मचल रहा है तो क्यों ना नाते रसूल मकबूल सुनी जाए। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर ही मौजूद हैं बहुत मारूफ नात ख़वान है। मैं बचपन से इनको जानता हूँ और मैंने इनकी लातादाद नातें सुनी इनकी ज़ुबान से। क्या वजद तारी हो जाता है, क्या खूबसूरत आवाज़ और क्या खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, क्या मज़ेदार कलाम पढ़ते हैं और समझदार पढ़े लिखे शख्स हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं नात में, अल्फाज में। ख़ुद नात गोई भी करते हैं, ख़ुद नात लिखते भी हैं। अलहाज हैं, अलहाज अलमास अहमद भट्ट साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आज हमें कलाम सुनाइए। जी भट्ट साहब। हवाएं
चली हो तो नात होती है, नजर में की गली हो तो नात होती है, नजर नात होती है। और मिले गुलामी शबीरो शबरो मिले गुलामी शबीरो शबरो ज़हरा अताए हो बेली हो तो नात होती है, अताए नात होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जिस उन्वान का हमने आपसे जिक्र किया था कि मेहनत, इज़्ज़त और शोहरत ये कैसे कमाई जाए, और जो कर्ज़ हसना है या मज़दूर की तनख्वाह है या उसकी अदायगी है या उसकी मज़दूरी है, उसके बारे में कुरान करीम में क्या अहकामात हैं, अहदीस पाक में क्या अहकामात हैं। तो इसके लिए जानने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद पराचा साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, बल्कि मैं तो रिलीजियस स्कॉलर कहूँगा। ख़ुद वो इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन जो ग्रिप है उनकी इस्लामिज़म के ऊपर, क्या बात है। और प्रोफेसर डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अकरम साहब, जो ख़ुद इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी वो एक एनरिच्ड एनलाइटनमेंट है और जो ग्रिप है इस्लाम के ऊपर और इस्लाम के सब्जेक्ट के ऊपर, कमाल है। तो मैं ख़ुद बहुत इस्तिफ़ादा इनसे हासिल किया, तो मैंने चाहा कि मैं उनको फिर से मदऊ करूं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हफ़्ते में, हर हफ़्ते और इतवार को प्लीज़ आया करें हमारे पास। तो इनकी नहीं हमारे पास आते। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, थैंक यू वेरी मच। तो प्रोफेसर खालिद पराचा साहब, मैं आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ये समझाइएगा सर, ये कि ये जो मेहनत है, इज़्ज़त है और शोहरत है, क्या ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये अलग अलग हैं? हम इसको किस तरह से समझें इन तीनों चीज़ों को? जी पराचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बड़ा जामे उमाने हुक्म फरमाया है। ये आयत मुबारक है सूरह आराफ की, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलनाकुम फ़ीहा माइश। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में मतलब है ना, एक बड़ा खुला और वादे हुक्म हम सारे इंसानों को दिया, जिसमें कोई तफरीक नहीं रखी, आका की, मुलाजम की, बड़े की, छोटे की, कि जी हमने इस ज़मीन को सारे इंसानों के लिए जाए करार बनाया है और उनका रिज़्क़, रोटी या मुआश का मसला इस ज़मीन से जुड़ा है। अब मुआश का मसला और ज़मीन जब आपस में जुड़ गए तो दो चीज़ें सामने आ गईं, और एक ये कि कुछ पैदा किया जाएगा तो ज़िंदगी चलेगी, और कोई पैदा करने वाला होगा तो ज़िंदगी चलेगी। तो मुआश, मईशत और मईशत कार या काम करने वाला, ये एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने अपने अमर से यकजा कर दिए कि ज़िंदगी इन दोनों की मुश्तरका कोशिश से आगे बढ़ने वाली है। और अगली बात जो है वो मैं एक वजाहत ज़रूरी समझ ख्याल करता हूँ
कि आम तौर पे हम मेहनत और उसकी अज़मत के तसव्वुर को ये 1 मई और 1886 से जोड़ते हैं कि जी 1886 में शिकागो में मज़दूर बम धमाके में एहतजाज करने वाले मज़दूर शहीद कर दिए गए, तो मज़दूर की अज़मत का तसव्वुर पैदा हुआ। इस सिलसिले में मैं ये वजाहत ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि जी मज़दूर की मेहनत का और अज़मत का तसव्वुर उस दिन पैदा हुआ जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये मसनद अहमद की हदीस पाक है कि जी बेहतरीन खाना या बेहतरीन लुकमा जो कोई शख्स हासिल करता है वो 2 तरह से हासिल होता है, 2 तरह से। और वो 2 तरह क्या है, एक बे मबरूर यानी जायज़ तरीके से की गई तिजारत, और दूसरा अपने हाथ से की गई कमाई। और इस बात की वजाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में की गई है, जिनमें से 2 का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक ये कि अल कासिबू हबीबल्लाह, कि अल्लाह का दोस्त है जो शख्स कासब है या अपने हाथ से काम करने वाला है। और दूसरा खैरुल कासबा कासबुल माली, यानी बेहतरीन जो दर्जात की बुलंदी है वो अपने इल्म और हुनर से कमाई खाना है। और एक बात साथ और मैं जोड़ता चलूँ कि जी अल्लाह ताला ने जो कसब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान ने भी और हदीस में भी, तो इसमें कसब का माना बड़ा उस रवायती मफहूम से हटके है। रवायती मफहूम में हम समझते हैं कि जी काम करने वाला कारकुन है या कामा है, या पंजाबी में या उसकी एक और तौजी कमी भी की जाती है। शरीयत में कसब का माना जो है वो अमूमी है, और उसमें सारे लोग काम करने वाले हैं जो ताजर नहीं हैं, जो मैनेजर के तौर पे अपना हुनर आजमा के कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तंजीम कर रहे हैं, वो भी कसब वाले हैं। जो बैंक में कुर्सी पे बैठा है वो भी कसब वाला है। जो इंजीनियर है और इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है वो कसब और हुनर वाला है। बिल्कुल सही है। और जो तिजारत और मैनेजमेंट वाला है या तो वो ताजर है या वो कसब वाला है, तीसरी कोई सनफ नहीं है। और ये जो कमी के साथ नफरत, हकारत या बेतौकीरी का सिलसिला जुड़ा हुआ है, ये मतलब अजीब है। ये अंग्रेज़ों ने 1864, 65, 66 में किसी ज़माने में एक कानून पास किया जिसमें उन्होंने जो 1893 के इंडियन काउंसिल्स के इलेक्शन करवाने के लिए लिस्टें बनाई थी, तो उन्होंने सियासी कंट्रोल के लिए जो किसी का पेशा था उसको एक सरकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए ज़ात बना दिया, फ़लाँ अब्दुल खालिक ज़ात धोबी, फ़लाँ अब्दुल रहमान ज़ात दरखान, फ़लाँ फ़लाँ। तो इस तरह हमारे यहाँ ज़ात और पेशा इकट्ठे कर दिए गए, और वो लोग जो सनतकार थे या ताजर थे या ज़मींदार थे, तो वो ज़मींदार होके वो बड़े जागीरदार बन गए, तो वो मियाँ साहब, खान साहब, मलक साहब हो गए। और बाकी जो सारे लोग थे उनके साथ कमी या कारकुन या मेहनती, उनका जो था लफ्ज़ जुड़ गया, और इस तरह उन्हें क्योंकि दबा के रखना भी सियासी तरजीह था, लिहाजा उनको दबा के रखने के लिए मेहनत की बेतौकीदी का निज़ाम कायम किया गया, और बाकी फ़नून और हुनर के लिए कहना चाहिए कि उसकी सरबलंदी के लिए या उनको उजागर या नुमाया मकाम देने के लिए एक बाकायदा सोची समझी मनसूबाबंदी की गई। ठीक, इसमें डॉक्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त, मैं शायद ज़िंदगी में पहली बार ही ऐसा सुना है प्रोफेसर जो आप फरमा रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है, हालांकि मैं इसके ऊपर बड़ी अच्छी खासी नॉलेज भी रखता हूं, लेकिन जो आपने पॉइंट रेज़ किए हैं, ख़ास तौर पर ये जो ज़ात का और पेशे का जो मिक्स होना है, इसको बड़ी कन्फ्यूजन रही है। उम्मीद है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हुई, मेरी तो दूर हो गई। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मियां मोहम्मद, हम मज़दूर की जो मज़दूरी है इसके बारे में अहकामात क्या हैं, और मज़दूर की मज़दूरी को कैसे समझा जाए? क्या सिर्फ वही जो बजरी या कूटता है या पत्थर उठाता है या घर बनाता है वही मज़दूर है? मज़दूर की मज़दूरी और मज़दूर की डेफिनेशन क्या है? हम मज़दूर को 2 हिस्सों में उसके काम को जो है वो तकसीम करते हैं। एक तो वो शख्स जो कि अपने हाथ से मेहनत करता है और अपने लिए वो रोज़ी कमाता है। सही है। दूसरा वो शख्स जो अपनी ज़हनी
और जिस्मानी यानी दोनों हम कह सकते हैं, जहनी और जिस्मानी दोनों तरह से मुशक्क़त करता है और अपने लिए रोज़ी कमाता है। एक तीसरा जो है वो जो सिर्फ जहनी तौर पे वो काम करता है और अपनी जहनी मेहनत को लगा के उसके बाद वो कमाई करता है। तो गोया ये तीन पहलू जो है हम इस हवाले से इसके कह सकते हैं। और ये तीनों मजदूर की कैटेगरी, तीनों मजदूर की कैटेगरी, बेसिकली ये तीनों मजदूर की कैटेगरी यानी जिनके पास स्किल्ड है वो अपने स्किल्ड को यूज करते हुए, चाहे वो जहनी तौर पर है, जिस्मानी तौर पर है, ये दोनों है, जी हाँ। वो एक शख्स मजदूर है। यही डेफिनेशन हम इकोनॉमिक्स में भी करते हैं। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में जब हम लेबर की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, तो उसमें हमारे सामने ये तीनों पहलू जो है मौजूद होते हैं कि तीनों लिहाज से जो शख्स जो है वो काम कर रहा है। सही। और इनमें ख़ास तौर पे जहाँ तक हाथ से काम करने वाले शख्स का ताल्लुक़ है, जिसको हम उर्फ़ आम में मज़दूर कहते हैं, उसके बारे में हम अमूमी तौर पे दुनिया भर में देखते हैं कि उसको इज़्ज़त का मकाम जो है वो नहीं दिया। हम एक बैंक में बैठे हुए शख्स को तो इज़्ज़त का मकाम देते हैं, अच्छी सैलरी भी दे रहे होते हैं। एक इंजीनियर को अच्छा मकाम देते हैं, डॉक्टर को अच्छा मकाम देते हैं, उनको सैलरी भी बेहतर जो है वो देने का मामला जो है वो किया जाता है। लेकिन एक शख्स जो हाथों से, चाहे वो रोड़ी कूट रहा है, वो ईंट उठा रहा है, वो गारे और रेत का काम कर रहा है, उसको आम तौर पे अच्छा नहीं समझा जाता है, या मुआशरे में उसको वो इज़्ज़त का मकाम नहीं दिया जाता है। लेकिन अभी जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि दीन इस्लाम ने तो इस हवाले से इतना बुलंद मुकाम दे दिया कि आप देखिए कि जितने अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं वो तमाम अम्बिया अपने हाथों से काम करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से कश्ती बनाई। जी हाँ। इसी तरह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने सनत और लबूस, कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कपड़ा बनाने का इल्म अल्लाह पाक ने उनको अता किया था और कपड़ा बनाया करते थे। और इसी तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरहे और लोहे का सामान जो है वो बनाया करते थे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम जानते हैं कि उनमें से अक्सरियत ने बकरियां चराईं, भेड़ें और बकरियां चराईं। और ये भेड़ें और बकरियां चराना ये शायद उस शख्स से भी ज़्यादा हमारे मुआशरे में उससे नीचे का एक दर्जा समझा जाता है कि जो एक शख्स जो है वो कहीं पे मेहनत मजदूरी बाकायदा कर रहा होता है, एक ग्रेड नीचे हम उससे भी ग्रेडिंग उसकी नीचे करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जितने भी अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं उनमें से मोस्टली वो हैं जिनको अल्लाह पाक ने पहले उस मरहले से गुजारा है, इसलिए कि जो तरबियत वहाँ से उन्होंने उन जानवरों को जो है सुधा के, उनको चला के और उनको जो है रेवट की शक्ल के अंदर ले जा के उनको जो है सिखाया गया, वहीं से तरबियत लेकर ये अम्बिया अलैहिस्सलाम ने फिर इंसानों को जो है वो सीधे रास्ते के ऊपर लगाने का काम किया है। तो गोया ये एक तरबियत भी थी और उसके साथ साथ जो है ये एक अज़मत का वो पहलू भी इसके अंदर जो है वो मौजूद था। अब देखिए कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो साहब तशरीफ़ लाए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर है कि जो है मुसाफ़ा किया होगा, उसके हाथ बहुत खुरदरे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको महसूस किया और बल्कि काले हो चुके थे काम करने की वजह से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या? तो उसने बताया कि मेहनत मजदूरी करता हूँ, लोहा कूटता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे हाथों की कैफियत ऐसी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथों को चूम लिया, सुभान, उसके हाथ को जो है चूम लिया। ये है वो जो अज़मत जो दीन इस्लाम ने दी है एक मज़दूर को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इमामुल अंबिया वो उस मज़दूर के हाथ चूम रहे हैं कि जिसके हाथ जो है खुरदरे और काले हो चुके थे मेहनत और मुशक्क़त करने की वजह से। तो गोया ये वो मकाम है। और इसके साथ आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुअज़्ज़िम जो है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी शख्स ने उससे बेहतर खाना नहीं खाया कि जो उसने अपने हाथों की कमाई करके खाया, जो अपने हाथों से कमा के खाया है, यानी हाथों से मजदूरी मेहनत करके इसमें भी कमाया। कोई हराम और हलाल का फ़र्क हो जाता है सर? देखिए जहाँ पे इस्लाम ने जो इस हवाले से हमें हिदायत दी हैं वो हिदायत ये है वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। देखो जो नेकी और तकवा के काम है उनमें एक दूसरे के साथ ताउन करो, जो बुराई और बुराई के काम है उनमें एक दूसरे के साथ ताउन ना करो। अब देखिए बुनियादी तौर पे जितना प्रोडक्शन प्रोसेस है
और जो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक बाहमी ताउन के नतीजे में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बन रही होती है। आप एक चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए अब मशीन भी इस्तेमाल हो रही है, मजदूर भी काम कर रहा है, दोनों का बाहमी ताउन है। इसी को आप बाकी चीज़ों के ऊपर भी फैलाते चले जाएं। लेकिन यहाँ पे देखना ये होगा कि एक शख्स जो काम कर रहा है कि वो हलाल काम कर रहा है या हराम का काम कर रहा है। अगर वो हलाल चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है पानी से शरबत बना रहा है, वो जो है पानी से एक जो है सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा है, तो ये ज़ाहिर है कि उसके लिए हलाल भी है और जायज़ भी है, और यहाँ से उसकी जो कमाई होगी वो जायज़ और हलाल होगी। लेकिन एक शख्स जो है वो शराब जो है वो कशीद कर रहा है और शराब तैयार कर रहा है, सही। और ये उसकी जो कमाई है वो हराम होगी। और दीन इस्लाम ने इस तरह के ताउन से रोका है कि वो ताउन जो बाहमी ताउन मज़दूर का और एक मालिक का या आजिर का है, उसमें तो वो एक मुसलमान मज़दूर को काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ की कमाई जो है वो हराम कमाई होगी। लेकिन उसके मुकाबले में वो कमाई जो उसने जायज़ और हलाल चीज़ों को प्रोड्यूस करके और उसके अंदर मेहनत मुशक्क़त करके कमाई की है, तो वो उसके लिए जायज़ भी है, बल्कि बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत ही उसका इज़्ज़त का मकाम है। आपकी बात का दूसरा जो सवाल का जो हिस्सा है कि मज़दूर की मज़दूरी के हवाले से, तो उसमें हमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत हमारे सामने है कि आपका ये फरमान मुबारक कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करें। इसका क्या मफ़हूम है सर? इसका मफ़हूम ये है कि हम आमतौर पे हम देख रहे हैं, मैं यहीं पे लाहौर में ही रहते हुए मैं एक साहब को जानता हूँ कि वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे। 1985 में उनकी एक फैक्ट्री होती थी और 1995 में उनकी 3 फैक्ट्रियाँ हो गई। और उस ज़माने में मुझे उन साहब ने बताया कि जो उस फैक्ट्री में काम करते थे बस बतौर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के, कि हमारे यहाँ मज़दूर बेचारे 3-3 महीने की तनख्वाह उसको अदा नहीं की जाती, वो जैसे पंजाबी कहते हैं हाथ थले रख के जो है ना वो रखी जाती है कि वो मज़दूर ताकि भागे ना, और उसको जो वो बात तभी मानेगा अगर उसके हम पैसे हमारे पास पड़े होंगे। तो इस तरह से लोगों को तंग किया जाता है। और ऐसा भी हुआ कि ईद के ऊपर लोगों ने घर जाना है, वो मांग रहे हैं कि हमारी तनख्वाह हमें दे दो, लेकिन नहीं दी गई, और वो शख्स पाकिस्तान छोड़ के चला गया जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था कि मुझे कत्ल ना कर दे। यानी लोग इतने तंग आए हुए, ये वो मामला है जो हमारे यहाँ बाज़-औक़ात, मैं सबको नहीं कहता, बड़े अल्लाह के डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले लोग भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि मज़दूरों को उनकी तनख्वाह, उनकी जो कमाई है वो नहीं देते। और ये इस्लाम की नज़र में बहुत ही, इस्लाम की नज़र में ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है। डॉक्टर साहब, इसमें एक ये भी चीज़ है कि क्या तनख्वाह जो वाजिबुल अदा है या मजदूरी जो वाजिबुल अदा है, हम तनख्वाह का लफ्ज़ नहीं लेते, मजदूरी का ले लेते हैं, मजदूरी जो वाजिबुल अदा है, क्या ये कर्ज़े हसना बन जाता है? नहीं, इसे हम कर्ज़े हसना नहीं करेंगे। कर्ज़े हसना की नोयत बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। वो ये है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैंने आपसे आके अर्ज़ किया कि मेरी ये ज़रूरत है, मुझे 5000 रुपये जो है वो एक हफ़्ते, 1 महीने, 2 महीने के लिए चाहिए। आप मुझे विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी प्रॉफिट वो रकम मुझे दे देते हैं, तो वो कर्ज़े हसन कहलाएगा। और उसके ऊपर ना आपने कोई मुझसे ये चीज़ चाही कि मैं उस पर ओवर एंड अबव कोई इजाफी रकम आपको अदा करूं, ना ही मेरे पेश नज़र ऐसी बात तो है। सर, इकोनॉमिक्स में वाजिबुल अदा और कर्ज, इन दोनों में क्या फ़र्क? यानी वाजिबुल अदा जो रकम होती है किसी भी मद में, देखिए मैंने एक चीज़ ख़रीदी है, अब वो ख़रीदने के बाद जो रकम मैंने देनी है वो मेरे ऊपर वाजिबुल अदा है। ठीक है। अगर मैंने ख़रीदते हुए कहा कि मैं अभी फ़ौरी तौर पे अदायगी करूँगा, जैसे हमारी रूटीन की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, तो वो फ़ौरी तौर पे वाजिबुल अदा होगी। सही। अगर मैंने दुकानदार से पहले से मामला कर लिया है कि मैं 1 हफ़्ते बाद या 1 महीने बाद आपको पे करूँगा, तो ये वाजिबुल अदा 1 हफ़्ते या 1 महीने के बाद होगी। सही। इसी तरह से मज़दूरी का मामला है कि अगर मज़दूरी के मामले में बाज़ जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है यहाँ पे उजरत रोज़ाना की बुनियाद, उजरत रोज़ाना की बुनियाद पे दी जाती है, तो गोया यहाँ पे वाजिबुल अदा उसी दिन है। बाज़ जगह लिखा होता है 1 हफ़्ते बाद अदा की जाती है, तो वहाँ 1 हफ़्ते बाद वाजिबुल अदा होगी। सही। जहाँ मंथली जैसे कि आमतौर पे सैलरी होती है तो वो 1 महीने के बाद अदा की जाती है, तो वो वाजिबुल अदा 1 महीने के बाद होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है वाजिबुल अदा का। ठीक है। इसमें खालिद परार साहब, हम बात कर रहे थे एक ट्रायंगल की कि मेहनत, एक शख्स बहुत मेहनती है लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि बहुत अमीर आदमी हो, और एक शख्स बहुत अमीर आदमी है लेकिन वो ज़रूरी नहीं शायद मेहनती ना हो। ये शायद हमारे माशरे में है। अच्छा, इज़्ज़त और शोहरत भी इसी तरह ही है कि ये कहा जाता है कि सिर्फ शरीफ आदमी होना, सिर्फ इज़्ज़तदार होना, यही हमारे आज के माशरे में काफ़ी नहीं है।
उसके साथ दौलत भी होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास दौलत और इज़्ज़त दोनों ही है तो फिर शायद आप अच्छे मकाम पर गिने जाते हैं, इस माशरे में अच्छी क्लास में नज़र आते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दौलत है और आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता है तो शायद वो भी ठीक नहीं है। और सिर्फ आपके पास इज़्ज़त है और दौलत नहीं है तो शायद लोग फिर भी आपसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। इस सारे मफहूम को हम कैसे समझे सर? मैं जब आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ ना जी, तो एक तो उसमें बड़ी खुशी की बात यह है कि आप किताबी हकीकत को ना मैदान अमल की हकीकत बना देते हैं। तो ये आपका एक बड़ा मतलब पॉजिटिव एट्रीब्यूट है जिसे रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने ना 2, 3, 4 बातें इकट्ठी कर ली हैं। इन सारी बातों में हम बारी बारी मतलब मैं तबसरा करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात, एक बात जो आपने कर्ज़े हसना और तनख्वाह को जोड़ा है वो बात बिला वजह नहीं है, उसकी तसव्वुराती बुनियाद डॉक्टर अकरम साहब ने फराहम कर दी है, वो मुकम्मल हो गई बात। लेकिन उसका जो इजाफी पहलू है उसके साथ जुड़ी एक रवायत से शायद आपने ये सवाल लिया है। जनाब नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला के नाम से एक रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा गार में घिरे चंद परेशान हाल लोगों का तज़किरा फरमाया और कहा कि उन्होंने नेकी का हवाला दे के दुआ की। तो उसमें बाकी हवाले हम छोड़ते हैं। तीसरा एक हवाला ये था कि एक शख्स ने कहा कि जी मैंने यानी अपनी दुआ का हिस्सा ये बात बनाई कि जी मैं एक आदमी को मैंने घर में उजरत पे कुछ मजदूर रखे, उनको कुछ लोगों को सुबह काम पे लगाया, एक आदमी दोपहर को आया, मैंने उसको भी काम पे लगा दिया और उसने काम सबके बराबर किया, लिहाजा शाम को सबके बराबर मैंने उसे उजरत दे दी। सही। इस पे एक शख्स नाराज होके चल दिया कि जी काम उसने आधा दिन किया, हमने पूरा दिन किया, आपने गलत किया और उजरत उसे बराबर नहीं बनती। मैंने कहा मेरा माल है, मैं जितनी चाहूँ उसे दूँ, तुम्हारा एतराज़ इसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन वो गुस्से में चला गया। मैंने उसकी जमा तनख्वाह या उसकी दिहाड़ी का लफ्ज़ आजकल बड़ा चल रहा है, उसकी दिहाड़ी को कर्ज़े हसना समझ लिया। उसका मैंने बछड़ा खरीदा, बछड़ा बैल बन गया, मैंने बैल को बेच दिया, बकरियां खरीदी। 2, 4, 5 साल बाद आया तो वो पूरा रेवड़ बन चुका था। तो उसने कहा कि अब इसमें ना दयानत का पहलू भी है कि जी उस उन्होंने दयानत के साथ उसको किया। वो एक बछड़ा जो था वो पूरा रेवड़ बन गया। अब रेवड़ में उसने कहा कि जी अब इसमें तेरी मेरी मुज़ाहरत हो रही है, आधी तेरी हो गई और आधी मेरी हो गई। सही। तो अब इसमें चूंकि इतनी बड़ी नेकी दाखिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस नेकी करने वाले ने नेकी के इस हवाले से दुआ की तो गार के मुंह पे टिका हुआ पत्थर सिरक गया। अच्छा जी, अब बात का दूसरा हिस्सा आ गया जी। आपने फरमाया जी माल और इज्जत का ताल्लुक क्या है। ये बात बड़ी मशहूर है कि अरब कबाइल पे बड़ा उनको ज़ात सफ़ात पे, अपने औसाफ पे, बाप दादा पे बड़ा तफाखर था। अगरचे इस्लाम ने ये तफाखर काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, लेकिन बहरहाल जिसे कहते हैं ना जी कि तबीयत की जो बुनियादी तश्कील होती है वो तब्दील हो भी जाए तो एक हद से ज़्यादा तब्दील नहीं होती जी। तो इसका वाक़या है जो दोनों बातों को की वजाहत करता है। जनाब अबू ज़र राज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि एक मजलिस थी जिसमें बहुत से ग्राम यानी शान वाले सहाबा अकराम रिज़वानुल्लाह अलैह, बड़े ख़ानदान वाले, नामवर शोरा, उदबा, दौलत वाले सारे लोग बैठे थे। वो किसी मसले पे बहस कर रहे थे और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला भी उधर तशरीफ़ रखते थे। और जब बाकी अशराफ अपनी अपनी राय दे रहे थे तो जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने भी अपनी राय दी और राय में सब की राय के खिलाफ राय दी। किसी आदमी को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने शायद कुछ इस तरह का जुमला कहा, अल्लाह माफ़ करे, कि यार तू मतलब गुलाम काला कलोटा, तू अशराफ दियाँ गल्लां चुकी लेना, इस तरह की बात कह दी। तो जब ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब गोश गुजार की गई तो उन्होंने जो बात फरमाई वो इज्जत और जिल्लत उसके मायार क़यामत तक के लिए तय करती है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारा मातहत बना दिया जाए सही, तो उसके साथ हुस्ने सलूक का और बराबरी का मुजाहरा करो। तो कि मतलब गुलाम होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं लिया जा सकता कि अब इसकी बात का वज़न कम है या इसका सोशल स्टेटस कम है। ये तो यूनान की रियासत में होता था कि 3000 मतलब आज़ाद शहरी हैं और 15,000 ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों की नस्लें हैं। तो ये इस ग़ुलामी की कहानी पे आदमी आ जाए तो अमेरिका के अखबारों में 1860 तक, बल्कि मेरे एनसाइक्लोपीडिया ये जो है उसमें छपा हुआ है कि स्टार शायद ये 1934 का है जी, 1934 का, कि जिसमें लिखा हुआ है 1000 एकड़ का फार्म, 35 काले गुलाम, 10 बच्चे, 18 बैल, 2 बैल गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें इकट्ठी फार सेल हैं। तो इस्लाम ने तो इज़्ज़त का तसव्वुर और ग़ुलामी के ख़ात्मे का तसव्वुर और सफ़ेद व स्याह की बराबरी का तसव्वुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अमल से, अपने कौल से, अपनी तालीम से वादे फरमा दिया था। ये हमारी मुआशरती गलती है कि हम दौलत को और इज़्ज़त को इकट्ठा करके लेकिन देखते प्रोफेसर हैं। ये क्यों है? क्या ये ह्यूमन नेचर है कि हमें मालूम होते हुए भी कि यार सिर्फ दौलत की इज़्ज़त नहीं है, दौलत का मकाम नहीं है, इंसान की शख्सियत, उसकी काबिलियत और उसके आमाल का किरदार है और उसकी अहमियत है और उसका, ये हमें क्लियर है। लेकिन हम मुख्तलिफ ऐसे शादी ब्याह या दूसरे इवेंट्स या कहीं इकट्ठे होना या कहीं बैठना वहाँ पर वो शख्स जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत अच्छी गाड़ी में आया है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत अच्छे पैसे देता है, खर्च करता है, वो ज़्यादा अट्रैक्शन का मालिक बनता है। और क्या ये अट्रैक्शन चूँकि हमने ही देनी होती है, तो क्या ये हमारी इंसान की जबिल्लत है, हम मजबूर हैं बहैसियत इंसान के, हमारी मशीन ही ऐसी बनी है कि जो चमकती चीज़ है उसकी तरफ हम खिंचते हैं, या ये कुछ और मामला है? ये बात के इस हिस्से से तो मैं आपके साथ इत्तेफाक करूँगा जी कि हम जो मतलब है जो बड़ी गाड़ी पे आता है या जिसके पास बड़ा अख्तियार है, अच्छा इसको ना कुरान मजीद ने खुद खोलना चाहा, अगरचे हमने पता नहीं माना या नहीं माना। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु फ़अकरमहु व नअमहु, कि जब हम किसी इंसान पे इकराम तारी करते हैं या उसे इकराम वाला बनाते हैं जी। तो उसका रिज़्क बढ़ा देते हैं, उसको MNA MPA बना देते हैं, वज़ीर बना देते हैं, जज बना देते हैं, तो उस पर नेमतें आ जाती हैं। अब ये उस इनाम याफ्ता शख्स का फ़र्ज बनता है कि वो उसमें शुक्र का रवैया अख्तियार करता है या ज़ाहिरियत का शिकार हो जाता है और फिर जिस चीज़ से उसे बचना था वो उससे बचता नहीं है। ये एक हिस्सा है बात का। अगला हिस्सा जो था वो ये है कि हमने ये जो सरमायादाराना निज़ाम है इसमें ये 3 स्तूनों पे खड़ा है जी। एक ज़र, इसके कमाने के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, और दूसरा जमहूरियत, के हर आदमी का, गुलाम का, आका का, चौधरी का, सब का, छोटों का, बड़ों का। सही है। मुझे सर मैं माजरत चाहता हूँ प्रोफेसर, मुझे एक ब्रेक लेनी है मुख्तसर सी, और आज के इस प्रोग्राम से बड़ा ही मज़ेदार मामलात रहे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत थी। जो आपने पॉइंट रेज करना शुरू कर दिए थे, मुझे उसका अंदाज़ा है कि वो आप तो किस तरफ इसकी डायरेक्शन लेकर जा रहे थे, लेकिन फिर किसी और प्रोग्राम में भी जिक्र करेंगे। तो प्रोफेसर खालिद अहमद पराज साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पास आए, हमारी रहनुमाई की, बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है। फिर किसी इंशाल्लाह प्रोग्राम में कल भी हाजिर होंगे। मैं पराज साहब से रिक्वेस्ट की है, कल भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, तो शायद इसी पॉइंट को आगे लेकर हम और मज़ीद आगे बढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम जब 6 बजते हैं इस हेडलाइंस के बाद आते हैं, तो हमारे पास मुख्तसर टाइम होता है, तो मैं रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि अपने कोई एक्सपीरियंसेस मेरे दोस्तों के, मेरे मिलने वाले अहबाब जो आलिम हैं, जो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं, हालात को समझते हैं, उनके बारे में बताया जाए।
एक चीज़ जो आपसे जिक्र करना चाह रहा था वो ये कि अगर आपने किसी का कर्जा देना है ना किसी भी तरह से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी आपसे क्या कहते हैं इल्तिजा है आप ही के फ़ायदे के लिए कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उसका कर्जा दे दीजिए, किसी भी तरह से दे दीजिए। उसके दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो कर्ज़ है वो इंसान को ना तो इज़्ज़त से जीने देता है और ना ही उसकी सेल्फ इस्टीम को जागने देता है। दूसरा ये है कि जिसने आपसे कर्ज़ लेना है ना वो शायद अपनी दुनिया जहान का काम छोड़ के आपके पास आता है। आप कहते हैं कि फ़लाँ दिन मैं दे दूंगा, वादा करते हैं, वो आता है, उसके बाद आप कहते हैं आज नहीं हो सका, फिर हो सकता है आगे, फिर 2 महीने बाद, फिर महीने बाद, 3 महीने बाद। तो हमारे एक बुज़ुर्ग मेरे वालिद साहब ही हमें ये बात बताया करते थे कि यार जब कोई किसी का अपने कर्ज़ देना है ना तो उसको कोशिश करो उसके घर जाके उसका कर्ज़ वापस कर दो, उसको अपने घर ना आने दो। ये उसकी क्वालिटी है और उसके दिल से दुआ निकलेगी तुम्हारे लिए जब तुम उसके घर जाके उसका कर्ज अदा कर दोगे। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आ गया है तो उसको खाली हाथ मत मोड़ो, उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे के भेजो, ऐसा ना हो कि खाली भेजो। और उसकी वजह ये है कि वो अगर एक दफ़ा आएगा तो आप बहाना करेंगे कि आप 15 दिन बाद आ जाइएगा, 15 दिन बाद आएगा आप कहेंगे 15 दिन 20 दिन बाद फिर आ जाइएगा, फिर महीने बाद। तो एक वक्त आएगा क्योंकि वो शायद अपना कारोबार बंद करके बहुत सारी मसरूफियत छोड़ के आपको पास आ रहा है और उसके बाद आप किस दिन मिल नहीं रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो किस दिन कर्जा जो है वो आप नहीं दे रहे हैं। तो एक वक्त आता है। तो कल हमने दुआ और बद्दुआ की बात की थी कि उसके लिए लफ्ज़ों की शायद ज़रूरत नहीं होती है बद्दुआ के लिए। तो वो जो उसका दिल जलेगा, जो उसका दिल दुखेगा कि यार मेरी मेहनत के, इतनी मेहनत के पैसे और मैंने इसके फ़ायदे के लिए, इसकी मदद करने के लिए इसको कर्ज दिया और आज ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है, जा तेरा खाना ख़राब हो। ये लफ्ज़ माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये ऑनर करने वाले नहीं, लेकिन ये उमूमी तौर पर दिल से निकल आता है तो अगले बंदे का खाना ख़राब हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। तो यकीन कीजिए अगर आप किसी कर्जदार से कर्जा ले चुके हैं, आप बेतहाशा मजबूर नहीं है और अगर आपकी पॉसिबिलिटी है कि मैं जेवर बेचकर या मैं कुछ भी करके कर्जा उतार सकते हैं तो कर्जा उतार दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो मज़दूर की मज़दूरी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको उसकी मज़दूरी ना मारिए। आजकल बहुत सारे लोग बेचारे जिनकी दुकानें नहीं खुली लेकिन किराएदार हैं, वो उनके किराए माफ़ कर दीजिए इस रमज़ान करीम के सदके, क्योंकि खोली तो दुकान है नहीं, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है उन्होंने। तो आप तो लैंडलॉर्ड हैं, आप तो मालिक है, आपकी दुकान तो वहीं की वहीं पड़ी है, उसकी तो कीमत नहीं कम हुई। चले माफ़ी कर दें, कोई बात नहीं, 1 महीने की बिजली का बिल माफ़ कर दें, किसी का भला कर दे, और अगर नहीं तो किसी का किराया खुद अदा कर दें, शायद इसी से भला हो जाए। तो ये आज की बात थी, बड़ी अहम बात जो हमने आपको आज सुनानी थी, बतानी थी। अमल कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था आप तक ये बात पहुंचा देना। जो मेरा काम है वो मैंने काम कर दिया है। तो जनाब एक हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम कराची चले जाएंगे। कराची हमारा जो कुकिंग स्टूडियो है, लेकिन वहाँ जाने से पहले अलमास अहमद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बड़ा खूबसूरत उन्होंने पहले कलाम सुनाया है। एक और कलाम सुनते हैं और उसके बाद फिर कराची चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अलमास अहमद भट्ट साहब। शौक़ के रसूल रखता हूँ, शौक़ के रसूल रखता हूँ, सहने दिल में ये फूल रखता हूँ, शौक़ कुए रसूल रखता हूँ, आस्ताने रसूल से निस्बत जिंदगी का उसूल
रखता हूँ और कब्र में एक जवाब काफी है। कब्र में एक जवाब काफी है। हुब्बे आले रसूल देता हूँ, हुब्बे आले रसूल रखता हूँ। सहने दिल में ये फूल रखता हूँ, शौक़े कुए रसूल रखता हूँ। और मैं हूँ वो खुश नसीब दामन में मैं हूँ वो खुश नसीब दामन में दश्ते तैबा के फूल रखता हूँ। सहने दिल में ये फूल रखता हूँ, शौक़े कुए रसूल रखता हूँ। क्यों, मैं हूँ शेफ़ बशीर ख़ान। आप कैसे हैं? ठीक ठाक खरीद से? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रेसिपी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा जैसे पराठा रोल अगर हम बनाते हैं, इसी तरह एक इटालियन की डिशेज है हमारे पास, फजीता रोल। फजीता बोलते हैं उसको, फजीता रोल या फजीता रैप कह सकते हैं उसको। तो फजीता रैप के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए, जो बोनलेस जो है वो हमने ½ kg लिया है, मगर मेरे ख्याल से 2 या 4 हम बनाने के लिए हम इसको एक पाव के करीब बना सकते हैं। तो बोनलेस हमारे पास ये रखा हुआ है ½ kg, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है, फजीता रैप के लिए 2 चीज़ें, या तो रैप आपका जो पीटा ब्रेड जो है वो बना हुआ हो, या फिर आप पराठे के अंदर इसको जो पराठे जो है उसको मोटे पराठे में बना के इसको रैप कर सकते हैं। साथ में जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमें चाहिए, इसमें ये रेड पेपर है, ग्रीन पेपर जो देखा होगा आपने, ग्रीन शिमला मिर्च वो भी हम डालेंगे, ग्रीन शिमला भी है, येलो भी डालते हैं, जैसे कलरफुल होता है बहुत ज़्यादा वेजिटेबल, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है ये फजीता रैप के अंदर। साथ में वेजिटेबल के अंदर वाइट कैबिज भी है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फजीता के लिए जो है आप बहुत से लोग जो है अनियन यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि ऑप्शन है कि उसमें अनियन आप डालें या ना डालें। तो सबसे पहले मैं कटिंग बता देता हूँ। तो फजीता के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका बोनलेस है। इस तरीके से अगर कोई और भी चीज़ अगर फ्लेवर बनाना हो आपको, तो उसके लिए भी ये कट लगा सकते हैं। सेकंड वन, इसको हम यूँ खोलेंगे, देखें इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्चे बड़े होंगे इसलिए इसको ये करेंगे हम, और इसको पूरा हमने खोल देना। ये इसका मतलब ये कि एक ही पाव से हम जो है ना बहुत ज़्यादा पीसेज जो है बना लेंगे, और जो पीसेज जूलियन में बनते हैं इसलिए हम इसको इस तरीके से हम काटेंगे। ये कटने के बाद इसको हमने स्टिक्स बनानी है जूलियन कटिंग में, लाइक 1 2 इस तरीके से आपने, यानी कि पीसेस जो है वो चंक से शक्ल में आनी चाहिए। और इसको भी मैं गर्म कर लेता हूँ ताकि इजी हमें मैरिनेशन करने में ऑटम देता है। ये देखें, ये हमारा जो है फजीता के लिए जूलियन कटिंग जो है हो रही है। जैसे नॉर्मल हम वेजिटेबल्स वगैरह काटते हैं, इसी तरीके से चिकन को भी हमने जूलियन कर दिया, या चाइनीज़ वगैरह बनाने के लिए चिल्ली वगैरह बनाते हैं, इसी तरीके से वो पीसेस बनाते हैं। 2 चीज़ें इसकी, ये तो कटिंग करने के बाद इजीली ये फ्राई हो जाता है, आपके लिए सौते करने के लिए बहुत इजी होता है।
तो वो काम आता आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेजिटेबल इसकी मैरिनेशन करेंगे चिकन की। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, और मैरिनेशन भी बहुत इजी है, आपको बताते चलता हूँ मैं। थोड़ा सा स्पाइसी होता है फहीता, तो इसलिए जैसे मैक्सिकन चिकन बनाते हैं हम लोग, इससे जैसे ये फहीता भी थोड़ा स्पाइसी होता है। रेड चिली पाउडर इसके अंदर हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, वो भी 1 पाव के अंदर। हम वन जो है कि ½ केजी के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये रेड चिली क्रश चिली जो है, ये देखें, वो भी हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा स्पाइसी होता है, बहुत ज़्यादा। और साथ में ही हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी जो है वो 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कलरफुल के लिए, और थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो देने के लिए। साथ में सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट भी हमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे। इसकी वजह कि 1 केजी ½ केजी के अंदर 1 टीस्पून डालते हैं, और टेबल स्पून के अंदर 1 केजी डालते हैं। तो ये हमने ½ टीस्पून ऐड कर दिया। जो थोड़ा सा हमारे पास वाइट पेपर है, ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बस ये इसकी मैरिनेशन है। और साथ में इसमें 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे ऑयल। थोड़ा सा अगर आप इसको इसी को बहुत ज़्यादा थोड़ा गलावट वाला अगर चाहिए तो इसके अंदर हल्का सा पपाया भी आप ऐड कर सकते हैं, या रेड पेपर के जो पेपर आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम शिमला मिर्च रेड ले रहे हैं, तो ये इसके अंदर उसका फ्लेवर जो है बेहतरीन सा बना देगा। साथ में जो है 2-3 पीसेज जो है क्लॉव जो है गार्लिक का, वो चॉप करके हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, तो ये हमारा हो गया चिकन। और साथ में ये हम चिकन के जो लहसुन के है वो आपने चॉप करके डाल दें, बारीक फाइन डाल दें। हमें सिर्फ इसका अरोमा इसके अंदर चाहिए, ठीक है। ये हमें 1 से 2 गुलाब इसके अंदर डाल दिए। मैरिनेशन करके तकरीबन आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें, 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, ज़्यादा अच्छा है। मैरिनेशन किसी भी चिकन की जो लगाना है वो कम से कम 1 से 2 घंटे रखेंगे आप, तो फ्लेवर जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा। ये देखें, और ज़्यादा आपको जल्दी हो तो इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है जी। ये हमारा फजीता चिकन जो है रैप तैयार हो गया है, मसाले इसके अंदर। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब इसके करते हैं वेजिटेबल्स की ऐड। ये है हमारा, थोड़ा सा इसको कम कर लें, ग्रीन पेपर, और ये येलो हो गया ना, ये ऐड करेगा। ये देखें, तो जितना कलरफुल चीज़ें वेजिटेबल्स के अंदर ऐड होंगी वो खूबसूरत लगेगा आपका, और फ्लेवर भी अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से इसको भी हमने जूलियन शक्ल में देना है, तो यानी कि ये देखें, ये हमारे जूलियन शक्ल में कटिंग हम इसको कर रहे हैं। अब इसके तो वेजिटेबल जो है ये हमारे पास रेड, येलो और ग्रीन दोनों ही इसकी तरह ऐड गया। थोड़ा सा हम लेंगे, ये देखें, इस तरीके से इसको सीड निकालेंगे हम, ठीक है जी। पेपर को हम 2 पीसेस कर लेंगे, और इसको जूलियन कटिंग की शक्ल में हम दे देंगे। ये 1 2 3। जितनी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत जो है कलरफुल जो है कटिंग होगी, उतना ही अच्छा उसकी वेजिटेबल की फीलिंग जब आप करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। साथ में हमने कैबेज लेना है। ये अब ऑप्शन है कि थोड़ा सा अपनी जो वेजिटेबल्स है ये इजीली 2-4 रखें या 3 रखें या 2 रखें, ठीक है। ये देखिए से हमने इसको भी शक्ल ये दे दिया है। तो हमारे पास 3 किस्म के वेजिटेबल्स आ गए जो हम जो बाद में इसको डालेंगे। तो सबसे पहले जो है चिकन को फ्राई करेंगे, और चूल्हा थोड़ा तेज़ कर लेंगे। चिकन ऑयल जो है हमेशा मैंने कहा जब डीप फ्राई करते हैं तो उसको थोड़ा सा एक चीज़ डाल के आप चेक करते हैं, और लाजमी सी बात है ताकि वो फ्राई के लिए ऊपर आ जाए। जब सौते करेंगे तो दरमियाने हीट हो, उसके बाद जब हम डालेंगे और उसको मज़ीद ज़्यादा आपको स्टीम में बनाना है तो उसको स्लो करके थोड़ा छोड़ दें। तो अभी जो है तेज़ थोड़ा सा हम इसको करेंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए, और 4 से 6 मिनट इसको फ्राई करने का टाइम है। बेसिकली ये चिकन कोई भी हम डालते हैं क्योंकि बोनलेस जो है उसमें टाइम कम लगता है, और नॉर्मली चिकन जो हम कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें 7-8 मिनट जो है उसको हम स्टीम करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान फ्राई करते हैं। ये हमारा फ्राई होगी। 4 से 6 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करें, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है तो इसकी ख्याल रहे। फ्राई करने के बाद इसको जो है नॉर्मली जितनी भी जल्दी फ्राई करने के बाद इसको ढक दें आप, ताकि जो है आपको जो है इसकी हीट जो है ना अरोमा जो है लगे नहीं, बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ होती है। इस तरीके से कलर आएगा ये देखें, बेहतरीन सा कलर आ रहा है। और बोलेज जो है इसलिए जो बहुत ज़्यादा 4 से 5-6 मिनट यानी कि नॉर्मली करते हैं तो वो फ्राई हो जाता है।
या अगर डीप फ्राई भी करेंगे तो वही 4 से 5 मिनट में आपका बर्गर वगैरह जैसे बनाते हैं सिंगर वगैरह। तो ये हमने इसको करेंगे फ्राई करेंगे तकरीबन। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो वेजिटेबल अभी हमारे रेडी है, मैं आपको इसके बाद ये आने के बाद बताऊंगा कि फजीदा रैप जो है किस तरीके से बनता है। और अब जो है इसके अंदर वेजिटेबल जो है आप फ्रेश भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा सौते कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ग्रीन, फिर रेड और फिर येलो, ये जब आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। ये इस तरीके से हमने ऐड कर देना है। अब आप इसको क्या करें, हल्का सा सौते करना है इसके से। तो ये तो देखने में भी आपको देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलरफुल हो गया है। और वेजिटेबल क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाया जाता है इसलिए मैंने उसको बिल्कुल लास्ट में डाला है ताकि ये सौते हो जाए, मतलब लाइट ना। देखिए जब सौते हो जाएगा तो क्रंची थोड़ा सा ये टेस्ट भी अच्छा देगा पराठे के साथ जो है। तो ये हमारा चिकन जो है रेडी है। चिकन के फ्लेवर को हम करते हैं डिश आउट। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अच्छा इसको रैप में आप किसी भी चपाती या रैप पराठे किसी दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब हम बनाएंगे इस पराठे और वो भी कम ऑयल में हल्के से, क्योंकि इसमें पूरी पराठा भी बनता है और नॉर्मल ही पराठा बनता है। चिकन हमारा रेडी है। ठीक है जी, ये हम इसको रखते हैं यहाँ पर। और पराठे के लिए चाहिए आपको थोड़ा सा जगह। इस तरीके से हम इसको पहले क्लीन करते हैं, क्योंकि जब बेलन के लिए आपको चाहिए होता है तो वो पूरा इजीली हो जाता है। बिस्मिल्लाह। और इस फॉर्म में इसको पहले भी आपको बताया था कि जब क्रंची आपको पराठा बनाना हो तो उसके लिए आपको 1 किलो मैदा लेंगे आप। 1 किलो मैदे के अंदर मतलब 1 किलो फाइन आटे के अंदर 1 पाव जो है मैदा लेंगे। तो ये इसका रेशियो है इसके अंदर दोनों का। इस तरीके ये देखें, ये आपने रखना है। हाथ से भी कर सकते हैं आप, उसको बेलन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दूध, चीनी और सॉल्ट और पानी जो है हम इसके साथ मिक्स करके ये आटा बनाया है। बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। और उसको सॉफ्ट रखना है तो आप उसको लाइट बना के रखें तो वो सॉफ्ट बनेगा। इस तरीके से आपने पराठा बना दिया। चूल्हा हमारा तेज़ है, फिर इसको हम जो है बनाएंगे पराठा। ये देखें, पराठे बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि बनाने के बाद इसको जो है थोड़ी देर के लिए आप रख दें। जितना फ्रेश पराठा होता है तो वो बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने खमीर हो जाता है, यानी कि सौगी की तरह या टूटने लगे खस्ता हालत में। जब इसको 1-8 घंटा रखेंगे, कम से कम 1 घंटा, तो उसके बाद वो सॉफ्टनेस आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पराठा जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। जी हमारा पराठा बन गया। दूसरी की बेलन करते हैं। पीसेस तकरीबन 70 से 80 ग्राम का ये पीस है। ये देखिए, और हल्का से उसमें आपने ऑयल डालना है। जितने बेलन जो है पराठे की जितनी जगह नीचे साफ बिल्कुल क्लियर होगी उतनी ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से आप अपने हाथों के ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारा हो गया पराठा, क्रिस्पी क्रंची पराठा हो गया है। इसी के साथ जो है रैप हम बनाएंगे इसके बाद, और फिर डिश और कर लेते हैं एक पराठे के लिए भी। फिर इसके करते हैं फिलिंग हम। ये हमारा पराठा रेडी। साथ में भी स्पॉन्सर किए आपने देखा होगा कि कनौर हमारे पास एक नया ब्रांड जो आपको जाना पहचाना नाम है, करची जाम शीरी, जिसके लिए आपको बेहतरीन डेली बेसिस पे एनर्जी ड्रिंक बना के देता हूँ, साथ में ऑल पर दूध के साथ। ठीक है जी, ये हमारा पराठा रेडी। सेकंड वन जो है हम उसका एक और बना लेते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। जब तक कि मैं आपको फीलिंग बना देता हूँ और इसको पराठे के लिए ये मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर इसको नहीं रख सकते हम, कि फ़ौरन ही 1 मिनट के अंदर ही जो है पकना शुरू हो जाता है। ये देखें, और साथ इसको दोबारा चेंज करेंगे तो पराठा रेडी है हमारा। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल सी ये तरीका है कि आपने जिस तरीके से ये लेना है और इसको ऐसे फैल करना है। बहुत से लोग जो है सादा खाते हैं या इसके साथ चटनी या केचप के साथ होते हैं, तो आप इसमें चिल्ली गार्लिक केचप जो यूज़ कर सकते हैं कनौर का, वो भी बेहतरीन प्योर पल्प से बना होता है। क्योंकि मेरा भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इससे, क्योंकि मेरा भी रेस्टोरेंट का ताल्लुक है और हम यूज़ भी यही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड है इसका। ठीक है जी, पराठा भी रेडी है हमारा। तो हम इसके अंदर ये चिल्ली गार्लिक केचप डालेंगे, थोड़ा स्पाइसी जो खाते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। दूसरा पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम करते हैं बन। मज़ीद जो पराठे हैं वो हम बाद में बनाएंगे अफ्तार के साथ, और आप लोग ने भी इसे बताना है कि खा के कैसा लगा आपको। ये रखिए
ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो फ्लेवर है, मैंने कहा था आपको केचप, चिली गार्लिक केचप दोनों भी लगता है, तो कनौर का चिली गार्लिक केचप हमारे पास मौजूद है, तो हम इससे ट्राई करते हैं बिल्कुल। और क्योंकि मेरा तो ये ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, और आप भी जो ट्राई करें ज़रूर बताइएगा। ये देखें, जो बहुत से लोग केचप के लवर होते हैं, केचप या चिली गार्लिक केचप के, तो इसके लिए बेहतरीन है कि क्वालिटी जो है बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो ये ब्रांडेड ये है, पल्प से, प्योर पल्प से बना होता है। इस तरीके से हम इसको ये देखिए रैप करना है आपने, और इसको यूँ ही करके साइड में पीसेस करेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल हमारा जो है, ये चीज़ें हटा देते हैं आपको, और एक और बनाते हैं। साथ में इसकी जो गार्निश होती है वो भी हम करेंगे। देखिए लगाता हूँ इसके साथ, तो ये हमारा पल्प तैयार हो जाएगा। साथ में आप इसके अंदर ही जो है वेजिटेबल हमने ऐड किया, ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ये देखिए, जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में फिर पता होगा आपको कितना ज़बरदस्त से लगेगा। तो हम केचप चिली गार्लिक दोबारा हम डालेंगे, और जो है बच्चों के लिए बेहतरीन होता है। सादे केचप भी यूज़ करते हैं, कनौर का और चिली गार्लिक दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, ये एज़ पर चॉइस। ठीक है जी, कि चिली गार्लिक केचप हो गया हमारा। अब इसको भी हमने रैप करना है, और साथ में एक एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे बेहतरीन सा, ऑल पर दूध की मिल्क के साथ उसकी जो है करशी जामे शीरी का इलायची, और हमारे पास रेड सिरप दोनों मौजूद है। ये देखिए आप, ये हमने बना दिया, इसके साथ ऐड करेंगे। और साथ ही जो टॉपिंग, बल्कि इसके साथ आप इसको ड्रेसिंग कर दें तो ज़्यादा इजी रहेगा। साथ ही हम इसके साथ केचप या चिली गार्लिक जो है प्रेजेंट करेंगे। और अब बनाते हैं एनर्जी ड्रिंक, फिर हमारे जो है शो का इख्तिताम होगा, कुकिंग शो का। ये देखिए, फिर हम चलते हैं। ये देखिए, हमें चाहिए एक ग्लास, ठीक है जी। साथ में हम लेंगे ऑल पर दूध, जो प्योर सेहत के लिए आपको पता डेली या नहीं कहते हैं कि एक गिलास दूध जो है आपको पीना चाहिए। तो थोड़ा सा तेज़ है जी। हम लेंगे एक गिलास दूध, साथ में हम जो रेड या बिस्मिल्लाह 2 टेबल स्पून जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑल पर दूध के अंदर। तो आपका जो है बेहतरीन सा है एनर्जी ड्रिंक हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। चलिए बिस्मिल्लाह। इसको आप जो है आइस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट आइस भी, क्योंकि शुगर की भी इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। करशे के जाम शीरी जो है बेहतरीन सा टेस्ट देता है। ये देखिए आप, और ये तो हम डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं। आप इसके अंदर जो है नट भी यूज़ कर सकते हैं, नट के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। प्योर खालिश जो है एनर्जी ड्रिंक आपके तैयार है। तो इसके साथ ही हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, और हमारा शो जो है देखने के बाद आप ज़रूर रेसिपी जो है मुझे बताएं कि किस तरह लगता है, क्या है आपको जो ख्वाहिश हो आपकी, जिसे आप हमारे पेज में उसमें बता सकते हैं आप उसको। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।